राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग विजन पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एयरवे पाथवे फिजियोलॉजी या फिर एयर से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ देंगे आज इस लेक्चर में। तो चलिए चालू करते हैं। और ये लेक्चर पार्ट 2 होने वाला है इसका, ठीक है। ये पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 देख लीजिएगा इसके बाद, लेकिन ये पहले देख लीजिए क्योंकि इसका उसका कोई अभी ज्यादा लिंक नहीं है। जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे पहला ही टॉपिक मिल जाता है अस्थमा। तो अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी दे रखी है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग जो इंग्लिश में लिखा है उसे बाचे मतलब कि बताएं, उससे पहले समझो, सिंपल शब्दों में समझो। अस्थमा क्या होता है? अस्थमा क्या होता है? अस्थमा जो है ईयरवे में बहुत सेंसेशन हो जाने के कारण हो जाती है। छोटी सी चीज भी जाने पे क्या करता है ईयरवे, यानी कि अपना ये जो लंग्स चाचा है वो तुरंत रिएक्शन दिखा देता है भैया कि नहीं नहीं एक्सेप्ट होगा। वैसे ही जैसे कि हम अपना असाइनमेंट ले जाते हैं और छोटी सी छोटी गलतियों पे हमारे असाइनमेंट को क्या कर दिया जाता है, रिटर्न कर दिया जाता है। वैसे ही अस्थमा होती है, छोटी सी छोटी चीजों को क्या करती है कि उससे रिएक्ट कर जाती है, जिसके कारण एलर्जी होता है, डस्ट मतलब म्यूकस रिलीज होता है, उसी को हम लोग अस्थमा बोलते हैं। अब देखो, अब इसका डिफिनीशन क्या लिखा है उसे हम लोग पढ़ते हैं। chronic inflammatory disorder of airway causing up a hyperresponse and a specific of irreversible of a bronchioscopy। ठीक है, ब्रोंकियोस्कोमी। ये वही बोल रहा है, वही चीज जो कि हम लोग अभी तक पढ़े, यानी कि अस्थमा जो होता है, मतलब कि अस्थमा में एयर पे बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। एयर पे मतलब कि ये अपना लंग्स है, ठीक है, ये लंग्स है। माउथ से जो ट्यूब आ रही है इसको हम लोग बोलते हैं एयर वे। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एयर वे। तो इसमें क्या होता है एयर वे, ये जो मतलब ट्यूब है, जैसे कि समझो कि यहाँ पे हम लोग समझते हैं इसको, ठीक है। तो देखो, इसको हम लोग यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं कि क्या बोल रहा है भैया, कहना क्या चाहते हो अच्छे से बताओ। ये समझो एक ह्यूमन है, ठीक है, ये ह्यूमन है और ये इसका एक नोजोफेरिंग ओरिंगोफेरिंग, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आपका बटरफ्लाई से थोरेक्स वगैरह जो भी है, और यहाँ पे लंग्स में जाके डिवाइड हो जा रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एयर एयर वे, या फिर एयर ट्रेकिया, या फिर एयर पाइप, विंड पाइप, कुछ भी बोल दो, ठीक है, एक्स वाई जेड। ठीक है, इसका 75 नाम है, वो लेने बैठेंगे तो पूरी शाम हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, इसमें सेंसेशन आ जाती है बहुत ज्यादा। क्या हो जाता है, ये सेंसिटिव हो जाता है। सेंसिटिव मतलब कि बहुत ज्यादा रिएक्ट करने लगता है छोटी छोटी चीजों पे। डस्ट गया इसमें, इसमें समझो ये डस्ट गया तो ये रिएक्शन दिखा देगा। ज्यादा कोल्ड हुआ तो रिएक्शन दिखा देगा। पोलन आया तो रिएक्शन दिखा देगा। यहाँ पे यहाँ पे सारी चीजों से ये क्या कर देता है, रिजेक्ट कर जाता है। मतलब कि सब चीजों से इसको एलर्जी हो जाती है। खाना क्यों गर्म है, भैया ठंडा होना चाहिए। खाना क्यों ठंडा है, भैया गर्म होना चाहिए। ये सारी चीजों पे क्या कर देता है, तुरंत रिएक्शन दिखा देता है, ठीक है। इसके कारण होता है अस्थमा, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग अस्थमा, ठीक है। ये हो गया अस्थमा। तो देखो, अब यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं, द एलर्जिकल कोज जेट, ठीक है। एलर्जिकल मैकेनिज्म को समझते हैं। एलर्जेंस, एक्सपोजर, पोलन, डस्ट, कोल्ड एयर, इसके चलते क्या होता है, एलर्जी होती है इस विंड पाइप में, जिससे क्या होता है, हमें अस्थमा का सिम्टम साइन देखने को मिलता है। और ये मास्टर सेल जो डी न्यूलेशन जो है, जो मास्टर ग्लैंड डीनेचुलेशन है, वो हिस्टामिन को रिलीज करने लगता है। देखो, समझो यहाँ पे आप ये क्या, इस पाइप में, विंड पाइप में एक डक्ट आया, सॉरी डस्ट आया। तो डस्ट क्या करेगा, डस्ट जो है वो यहाँ पे, ये समझो एक मास्टर सेल है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका मास्टर सेल है, मास्टर सेल, ठीक है। मास्टर सेल पे आके डस्ट बैठा, तो मास्टर सेल क्या करेगा ना, मास्टर सेल अब क्या करेगा, हिस्टामिन रिलीज करना चालू कर देगा, ठीक है। हिस्टामिन रिलीज करना चालू कर देगा। जब हिस्टामिन रिलीज चालू होगा तो हिस्टामिन का सिक्रेशन हो जाएगा। अब उसके बाद से क्या होगा, ब्रोंकियो ब्रोंकियो कॉन्सिड्रे मतलब कि ब्रोंकियो कॉन्ट्रिडेक्शन चालू होगा, जिससे कि म्यूकस सिक्रेस होगा और एडिमा होगा। अब देखो, जब हिस्टामिन रिलीज हुआ तो हिस्टामिन रिलीज होते ही क्या करेगा, ब्रोंकियो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना चालू कर देगा। ब्रोंकियो में कॉन्ट्रैक्शन दिखना चालू हो जाएगा। उसके बाद से आपका म्यूकस सिक्रेशन जो है वो चालू हो जाएगा, और क्या होगा, आपको एडिमा दिखाई देगा। एडिमा यानी कि इस विंड पाइप में आपको सूजन दिखाई देगी। अब देखो, इसके कारण क्या होता है, विंड पाइप का साइज ये है, समझो विंड का पाइप का साइज ये है। उसके बाद से नेरो नेरो
एयरवे हो जाता है, एयरवे का फ्लो जो है वो लिमिटेड हो जाता है। विंड पाइप जो है ऐसे तो है, बट क्या होता है ऐसे इसमें एडिमा आ जाता है, तो ऐसे ओपनिंग देखो, इसकी ओपनिंग देखो, इसकी ओपनिंग देखो, दोनों में डिफरेंट है ना, दोनों की ओपनिंग क्या हो जाती है, छोटी और बड़ी हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, मतलब कि ये नॉर्मल है। और ये ड्यूरिंग अस्थमा है, मतलब कि अस्थमा के टाइम पे क्या होता है, एयर वे जो है सिकुड़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, एयर फ्लो जो है लिमिटेड हो जाता है, स्पेशली ऑफ एक्सपीरियंसेस, मतलब कि एक्सपीरियंस ऐसा ही होता है कि सांस फूलना एक्सपीरियंस हो जाता है। अब देखो इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसे एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं। क्या होता है, एलर्जी होती है। एलर्जी क्यों हुई, जब कोई डस्ट आया, वैसे ही बॉडी रिएक्ट करता है। बॉडी में कौन रिएक्ट करता है, मास्टर सेल अपना जो है वो रिएक्ट कर देता है। मास्टर सेल जब रिएक्ट करता है, तो वो मास्टर सेल जब एक्टिव हो जाता है तो क्या करता है, हिस्टामिन रिलीज करना चालू कर देता है। जब हिस्टामिन रिलीज होती है तब तीन चीजें होती है। पहली चीज आपकी क्या होती है, ब्रोंक्यो जो है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होना चालू हो जाता है, एयरवे वो जो है वो सिकुड़ना चालू हो जाता है, जिसके कारण हवा अंदर बाहर जा नहीं पाती है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, म्यूकस रिलीज होना चालू हो जाता है। म्यूकस रिलीज होना चालू हो जाता है, जिसके कारण नली के अंदर कफ भरना चालू हो जाता है, यानी कि जो बलगम है या फिर वेस्ट है वो भरना चालू हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, सूजन होती है। समझो कि एक दूसरे से ये लिंक है। पहले क्या हुआ, डस्ट आया, डस्ट आके क्या किया, यहाँ पे मास्टर सेल पे बैठ गया। मास्टर सेल ने क्या किया, हिस्टामिन रिलीज किया। हिस्टामिन ने क्या किया, हिस्टामिन अब तीन चीजें कर रहा है। पहला, आपके ब्रोंकियो को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। दूसरा, ब्रोंकियो को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसके बाद से म्यूकस को रिलीज कर रहा है। तीसरा, म्यूकस रिलीज हो रहा है और उसके बाद से एडिमा हो रहा है। अब देखो तीनों चीजें जब होती है तो ये पाइप का क्या हाल होगा भैया, जो विंड पाइप है ये धीरे से क्या होगी, पतली हो जाएगी, इसकी ओपनिंग छोटी हो जाएगी, जिसके कारण हवा आना जाना कम हो जाएगा, जिसका रिजल्ट क्या आएगा, एयर पे बहुत नैरो हो जाता है। खासकर जब ये एक्सपीरियंस होता है, जब ये पता चलता है, जब हमें इससे प्रॉब्लम होने लगती है। ऐसे नहीं पता चलेगा भैया कि हमें अस्थमा है, जब इससे हमें सांस फूलना और सारी चीजें आने लगती है तो हमें पता चलता है। देखो अब अस्थमा का क्लिनिकल सिग्निफिकेंट देखो, अस्थमा का क्लिनिकल सिग्निफिकेंट यानी कि क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम देखो, एक्सपीरियंस वीजिंग एंड क्लासिकल साइन। वीजिंग मतलब कि सांस फूलना, ठीक है। चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट जो है वो टाइट हो जाएगी, सांस फूलने लगेगा। और उसके बाद से प्रोलॉन्ग एक्सपीरियंस, मतलब कि बहुत समय से होगा, ये नहीं कि थोड़ा सा हुआ खत्म हो गया, नहीं। नॉन प्रोडक्टिविटी कफ, नॉन प्रोडक्टिविटी कफ मतलब कि प्रोडक्टिव कफ का जो है वो प्रोडक्टिविटी नहीं होगा। उसके बाद से क्या होगा, टेरिकार्डिया एंड टेकी टेकी साइने साइनिया, ट्रेकी साइनिया। टेरिकार्डिया और बेरिकार्डिया देखो, दो होती है, एक बेरिकार्डिया होती है, एक टेरिकार्डिया होती है। टेरिकार्डिया में क्या होता है, जो हार्ट का स्पीड है वो ज्यादा हो जाता है, बेरिकार्डिया में हार्ट का स्पीड कम हो जाता है। ये दो चीजें होती है, टेरी और बेरिकार्डिया। तो टेरिकार्डिया में क्या होता है, हार्ट की स्पीड ज्यादा हो जाती है, बेरिकार्डिया में हार्ट की स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, अब देखो एयरवे रिमोडुलाइजेशन, क्रोनिकल इन्फ्लामेटरी लीड टू परमानेंट चेंज, subletting fibrin and smooth muscles and hypertrophy when must be treat inflammation not just a spasms। मतलब देखो हमें इन्फ्लामेशन को ट्रीट करना है, ना कि बस ऐसे स्पेंस को कर देना है। ठीक है, ऐसे फैला नहीं मत देना है कि समझो कि ये नैरो पाइप है, इसको ऐसे फैला दिए, ओपनिंग तो बढ़ गई उसके साथ, नहीं। हमें इसको ट्रीट करके इस सेम साइज में इतना ओपनिंग कर देना है, बस बात खत्म। अब उसके बाद से आ जाते हैं आपका क्रोनिकल, क्या है भैया, क्रोनिकल क्रोनिकल ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, क्या लिखा है ये भैया, क्रोनिकल ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, अब इसके कहने का मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हो, साफ शब्दों में बताओ ना। सीओपीडी, सीओपीडी, क्रोनिकल ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज, ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है, इसे समझो, यह डिजीज धीरे धीरे बढ़ती है और पूरी तरीके से ठीक नहीं होती है ये डिजीज। ठीक है, इस डिजीज की बात हो रही है। ठीक है, और ये सीओपीडी जो है इसके दो मेन टाइप होते हैं। ये चलो अभी ये टाइप पे अभी बाद में आते हैं, पहले इसका डिफिनीशन देख लेते हैं, इसका कॉमन। ठीक है, उसका प्रिवेंटेबल डिजीज इज करेक्टराइज बाई काहे नहीं चल रहा है, डिजीज इज करेक्टराइज बाई द present of air flow limited that are usually prolongations। मतलब कि इसे ये कॉमनली कब होता है, जब हम क्या करते हैं,
preventable disease को characterized by a presence of airway limitation that are usually prolonged. It's a unavoidable treatment and mainly of a comprehensive to pen phenotype. देखो सीओपीडी क्या होता है समझते हैं इसको एक बार अच्छे से हम लोग, ठीक है। तो इसे हम लोग एक बार देखते हैं। तो देखो ये कहना क्या चाहता है आसान भाषा में समझो, ठीक है। अब देखो बिल्कुल जीरो से चालू करते हैं। सीओपीडी एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है लंग्स की एयरवे यानी कि सांस की नली धीरे धीरे खराब हो जाती है। ये ये ऐसे ऐसे ये एयरवे है लंग्स का, ठीक है। ये एयरवे है और ये लंग्स का। ये जो आपकी नली है ये एयरवे है वो क्या होता है धीरे धीरे खराब हो जाती है। इससे क्या होता है जब हवा अंदर जाती है लेकिन वो बाहर निकल निकल के मतलब कि समझो कि यहाँ से इनकमिंग चालू है बट आउटगोइंग इसकी नहीं चालू है, मतलब कि सांस तो अंदर जाता है बट बाहर नहीं आ पाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है हवा तो अंदर जाती है लेकिन बाहर निकलने में दिक्कत होती है, इसीलिए पेशेंट को लगता है कि सांस अटक रही है, ठीक है। अब ये आपका क्या हो गया सीओपीडी। अब इसे और सिंपल शब्दों में समझो कि सोचो कि एक पाइप है जिसमें ये सोचो कि एक पाइप है, ठीक है। सोचो कि एक पाइप है, ठीक है, जिसके अंदर जिसके अंदर गंदगी भर गई है, ठीक है, जिसके अंदर गंदगी भर गई है, ये ऐसे गंदगी भर गई है और पाइप अंदर से टूट गया हो ऐसे। ये पाइप तो दिखने में ठीक है बट क्या है कि ये अंदर से एट डैमेज है, ठीक है, पाइप अंदर से टूट गया हो। इसे ही हम लोग सीओपीडी कहते हैं, जिसमें क्या होता है आप पानी जो अभी पानी एयरवे फ्लो नहीं करता है, मतलब कि ऐसे एयरवे नहीं जाता है, सांस तो अंदर जाता है बट बाहर आने में दिक्कत होती है, यही सीओपीडी होता है जिसमें लंग्स के अंदर देखा जाता है इसे, ठीक है। सीओपीडी मतलब सीओपीडी क्यों होता है अब इसका कॉज देखेंगे, इससे पहले हम देख लेते हैं इसका टाइप, ठीक है। इसके दो मेन टाइप होते हैं, एक क्रोनिकल ब्रोंकियाटिस और एक है आपका कौन सा, एक है इम्पीफाइसीमिया, ठीक है। अब देखो क्रोंकियो ब्रोंकाइटिस को देखते हैं। क्रोंकियो ब्रोंकाइटिस क्या कह रहा है, देखो क्रोंकियो ब्रोंकाइटिस क्या होता है, ये ब्रोंक्यूल में सूजन हो जाता है प्लस ज्यादा म्यूकस रिलीज होने लगता है ब्रोंक्यूल में, ठीक है। यहाँ पे समझो कि इसके अब ब्रोंक्यूल ब्रोंकियाटिस अब इसको हम लोग फिजियो में पढ़ चुके हैं, इसकी फिजियोलॉजी एनाटॉमी में। तो इसके ब्रोंक्यूल में क्या होता है, इसमें क्या आ जाता है सूजन आ जाता है, ठीक है, सूजन आ जाता है और क्या होता है म्यूकस रिलीज होता है, म्यूकस रिलीज होना चालू हो जाता है किसमें ब्रोंकियाटिक में, ठीक है, ब्रोंकियाटिक में। ये 2 साल तक मतलब कि ये 2 साल तक हर साल 3 महीने में कफ होगा, ठीक है, 2 साल तक रहेगा, यानी कि समझो कि 2 साल में हर 3 महीने में 2 साल के हर तीसरे महीने में आपको कफ होगा, ठीक है, हर तीसरे महीने में आपको कफ होगा। तो समझना आपको क्रोनिकल ब्रोंकियाटिस हो गया है, ठीक है। अब देखो एयरवे इन्फ्लामेशन एंड एक्सपेंसिव ऑफ म्यूकस अफेक्टेड टू अ ब्रोंकियाटिस एंड ब्रोंक्यूलोसिस, ठीक है, ये बोल रहा है एयरवे का इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है, और क्या होता है एक्सेसिव म्यूकस का रिलीज हो जाता है किसमें ब्रोंकियाटिस या ब्रोंक्यूलोसिस, ठीक है, ये हो गया। अब देखो अब ये मतलब कि देखो आगे देखते हैं इसके कॉज भी पढ़ते हैं। क्रोनिकल ब्रोंकियाटिक्स, ठीक है, क्रोनिकल ब्रोंकियाटिस। अब देखो इसे एक बार देख लेते हैं। हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस एंड अ क्रोनिकल प्रोडक्शन कॉफ फॉर अ लास्ट 3 months ऑफ अ 2 year एंड अ कंसिस्टेंसिटी ऑफ ईयर। देखो इसके में क्या होता है 2 साल तक हर 3 महीने में आपको कफ होगा यानी कि म्यूकस रिलीज होगा हर 3 महीने में, ठीक है, ये बोल रहा है। तो आपको समझना है कि क्रोनिकल ब्रोंकियाटिस हो गया है। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, क्रोनिकल ब्रोंकियाटिस एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। ब्रोंकियाटिक में सूजन और ज्यादा म्यूकस का इकट्ठा हो जाना, सिक्रेशन बढ़ जाना म्यूकस का किसमें ब्रोंकियाटिस में, ठीक है। अब देखो अब ये ब्रोंकियाटिक्स को ही पढ़ते हैं, इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या कहती है, पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या कहती है, पैथोफिजियोलॉजी को हम लोग एक बार देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है।
किसका, आपके क्रॉनिकल ब्रोंकियोकाइटिस का पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। सबसे पहले अब हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं। स्टेप वन, इरिटेशन, मतलब कि शुरुआत तो यहीं से होती है। सबसे पहला क्या है, इरिटेशन। शुरुआत यहीं से होती है कब, आप जब स्मोकिंग करते हैं तब, यानी कि सिगरेट, बीड़ी, मतलब कुछ भी आप स्मोक कर रहे हैं तब। तो इसका स्टेप वन क्या है, इरिटेशन। इसमें क्या होता है, पेशेंट जब स्मोक करता है, डस्ट या पोल्यूशन जो है अंदर जाता है, और यह डस्ट पोल्यूशन जाते रहता है, ठीक है। इससे क्या होता है, ब्रोंकाइटिस की लाइनें जो है वो इरिटेट हो जाती है, यानी कि ये समझो कि ये ब्रोंकाइटिस पाइप है और इसके अंदर ऐसे लाइन है। लाइन किस चीज की होती है, सेल की होती है, मास्टर सेल और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, ठीक है। ये सेल जब क्या होगा, बार बार डस्ट जाएगा, धुआं जाएगा, पोल्यूशन जाएगा, तो इरिटेट हो जाती है। जब ये इरिटेट होती है तो क्या होता है, हाइपरट्रोमिया ऑफ म्यूकस सिक्रेशन ग्लैंड एंड अ ग्लोबेल्ट सेल। ये सेल जो है इसको ही बोलते हैं ग्लोबेट सेल, इसको ही बोल दिया यहाँ पे ग्लोबेट सेल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब इसकी ब्रोंकियाइकी की जो लाइन जो है वो इरिटेट हो जाती है, तो दूसरा क्या होता है, दूसरे नंबर पे इन्फ्लामेशन होता है, यानी कि बॉडी रिएक्ट करना चालू कर देती है। जब बॉडी रिएक्ट करना चालू कर देती है तो एयरवे के अंदर क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है, जिसके कारण ब्रोंकियोटिक वाल जो है वो मोटी हो जाती है, जिसका रिजल्ट क्या आता है, वही आपका एयरवे जो है वो नैरो हो जाता है, यानी कि सांस फूलने की दिक्कत, ठीक है। पहला, सांस फूलने की दिक्कत, ठीक है। थिक एंड टाइनी म्यूकस ब्लॉक्ड एयरवे, ठीक है, वही जो मैं बताया, सांस फूलने की दिक्कत। उसके बाद से तीसरा क्या होता है, तीसरा है आपका इम्पेयर्ड सर्कुलरली फंक्शन कांट अ क्लियर म्यूकस। तीसरा म्यूकस ग्लैंड, यानी कि म्यूकस बनाने वाली जो ग्लैंड है, ग्लोबेट सेल, उसका साइज बढ़ जाता है, ठीक है। जब उसका साइज बढ़ जाता है तो म्यूकस का सिक्रेशन होते रहता है, बनता है, ठीक है। उसके बाद से हाई रिस्क ऑफ पल्मोनरी इन्फेक्शन। चौथे नंबर पे क्या होता है, जो म्यूकस बन रहा है वो ज्यादा होता है, जिसके कारण थिक हो जाता है। क्या थिक हो जाता है, जो अपने ये ब्रोंकाइटिस ब्रोंकियोटिक का जो वाल है वो मोटा हो जाता है, और यहाँ से क्या होता है, एयरवे में यह जमा होना चालू हो जाता है। यहाँ तक देखो, तीसरे नंबर तक एयरवे क्या हुआ, पतला हुआ, जिसके कारण सांस फूलना चालू होगा। उसके बाद से म्यूकस जमा होने लगता है, कहाँ पे, हमारे लंग्स के अंदर, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे ब्लू बेल्टर्स। पेशेंट अफेक्ट हैव अ ब्लू ड्यू टू ऑफ अ सर्वाइवल हाइपोऑक्सीमिया एंड एडिमा ड्यू टू अ सेकेंडरी राइट एंड साइड इफेक्ट हार्ट फेलियर और पल्मोनरी पल्मोनर्स। मतलब कि पेशेंट जो है वो क्या होगा, साइनेसिस, उसमें क्या होगा, सर्वाइवल हाइपोऑक्सीमिया होगा। हाइपोऑक्सीमिया आप पढ़े ही होंगे, क्या होता है हाइपोऑक्सीमिया, यानी कि ऑक्सीजन की कमी होती है, हमारे सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण क्या होगा, एडिमा, यानी कि सूजन होगी, ठीक है। और सूजन होगा जिसके कारण सेकेंडरी राइट साइड क्या होगा, हमारा जो सेकेंडरी हार्ट का जो सेकेंडरी बोल रहा हूँ, सेकेंडरी राइट साइड ऑफ हार्ट जो है वो फेल कर जाएगा, यानी कि ये समझो हार्ट है, इसका राइट साइड वाला सिस्टम जो है वो फेल हो जाएगा। और हार्ट फेलियर का मतलब सीधे समझते हैं, ये लाइफ एंड थ्रेट कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, क्या है हमारा, एम्पीफाइसीमिया, ठीक है। एम्पीफाइसीमिया यह क्या होता है, एम्पीफाइसीमिया क्या होता है, लंग्स के एयरवे जो ये सेक होते हैं, यानी कि एल्वोलाई होते हैं, वो टूट जाते हैं। ये लंग्स है, समझो ये लंग्स है। लंग्स को हम लोग जूम इन करके जूम आउट करके देखें तो इसमें एक होता है, एक सेकेंड, अभी इधर अच्छे से करते हैं, ठीक है। ये लंग्स है, तो जब लंग्स को हम लोग जूम आउट करेंगे ना, ऐसे जब जूम आउट करेंगे तो इसमें हमें दिखेगा एक एल्वो लाइट, ऐसे छोटू सा एक क्या होता है, समझो कि स्ट्रक्चर होता है, मतलब बैलून शेप का, बहुत छोटा होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये क्या हो जाता है, ब्रोकन, यानी कि टूट जाता है भैया, ये टूट जाता है, ये टूट जाता है।
ठीक है। एम्फीसाइमीया में क्या होता है, लंग्स का जो एयरवे जो सक है मतलब कि एल्वोलाई है वो टूट जाता है। अंदर क्या होता है, अंदर इसके क्या होता है, एंजाइम टिश्यू जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है। एंजाइम जो है वो टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाती है। यानी कि ये जो है ये फैलता सिकुड़ता है, ऐसे ये बड़ा भी हो जाता है और ऐसे ये छोटा भी हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन की इन और आउट सर्कुलेशन बनी रहती है। बट क्या होता है, यहाँ पे एग्जाम जब रिलीज होने लगता है वो इसकी इलेक्ट्रिसिटी को ही खत्म कर देता है भैया, इसके फैलने और सिकुड़ने की मतलब की क्षमता को ही खत्म कर देता है। जब फैलने और सिकुड़ने की क्षमता ही खत्म हो जाती है तो लंग्स जब फैलता है तो फैले ही रह जाता है, वापस वो सिकुड़ नहीं पाता है। अब ऐसे फैल गया, इलेक्ट्रिसिटी जब इसकी खत्म हो जाएगी ना, जब इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा तो ऐसे ये फैला ही रह जाएगा, दोबारा ये छोटा नहीं होगा, ऐसे फैला ही रह जाएगा, बड़ा ही रह जाएगा। ठीक है, ये होता है। अब देखो इंग्लिश में क्या लिखा है उसे पढ़ लेते हैं। एबनॉर्मल एंड परमानेंट enlargement of a gas exchanges airway with a d structure of a alveolar wall। मतलब कि लंग्स के अंदर सबसे छोटी यूनिट होती है एल्वोलाई, ऐसे छोटी गुच्छे की तरह होती है। ये बहुत सारे गुच्छे एक जगह लगे हुए होते हैं, ऐसे अंगूर की गुच्छे की तरह, ठीक है, ग्रेप्स की गुच्छे की तरह लगे होते हैं। तो इसे एक को हम लोग उठाएं और यहाँ से हम लोग देखना चालू किए। जब यहाँ पे हम लोग देखना चालू किए तो हमें पता चला कि इसकी एक इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये फैलता सिकुड़ता रहता है, फैलता सिकुड़ता रहता है, इलेक्ट्रिसिटी रहती है। अब क्या होता है कि अब एग्जाम जब रिलीज होता है, जब एग्जाम रिलीज होता है तो इसकी इलेक्ट्रिसिटी को ही खत्म कर देता है। जब इसकी इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाती है तो ये जब फैलता है तो फैले ही रह जाता है, सिकुड़ता है तो सिकुड़े ही रह जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जब ये फैला तो फैले रहे हो गया। अब उसके बाद से दोबारा एक गैसेस आएंगी तो इसको क्या करेंगे और फैलाएंगी, जिसके कारण फैलते फैलते इतना बड़ा हो जाता है जिससे कि ये टूट जाता है, फूट जाता है। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। देखो पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी, इन्फ्लामेटरी एग्जाइम। ठीक है, इन्फ्लामेटरी एग्जाइम जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेस्टेट्स। ठीक है, जो ब्रोकन लंग्स ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी को खत्म कर देता है, इलास्टिक इलास्टिक को खत्म कर देता है। लॉस ऑफ इलास्टिसिटी एंड रिक्वायर लंग्स एक्सपेंड बट कांट स्पोन बैक। यानी कि लंग्स जब फैलता है तो फैले ही रह जाता है, वापस वो सिकुड़ता नहीं है। एयर गेट ट्रैप ड्यूरिंग एस्पिरेशन, हवा जो है वो अंदर जाके फंसी रह जाती है, ना बाहर आती है ना अंदर जाती है। एंड हाइपर इन्फ्लेक्टेशन, ठीक है, पिंक परफॉर्मेंस, ठीक है, प्रेशर लिपिड ब्रेथ एंड एयर की ओपन एंड ब्रेलियर चेस्ट थिक थिन एंड लेस हाइपोक्सीमिया अर्ली कंपेयर टू ब्रोंकियाटिस। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसका सिम्टम क्या होता है, सिम्टम क्या होता है, सांस फूलना एंड थिक बॉडी, थिन बॉडी एंड लिप, जो लिप्स से हवा छोड़ना होता है। ठीक है, मतलब कि होठों से हवा छोड़ते हैं लोग और नाक से नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, ये अर्ली सिम्टम है। ठीक है, उसके बाद से आता है आपका ब्रोंकियोआइटिस, ब्रोंकियोआइटिस। ठीक है, ब्रोंकियाइटिस देखो अलग है ब्रोंकियाइटिस से। ठीक है, अभी फिर आ गया आपका ब्रोंकियाइटिस। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं ब्रोंकियाइटिस। ठीक है, तो ब्रोंकियाइटिस देखने से पहले हम लोग इसको एक बार समझ लेते हैं कि आखिर ब्रोंकियोआइटिस होता क्या है और ये क्यों होता है, और मतलब कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी और सारी चीजें देखेंगे। अगर जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, ताकि हमें आगे और वीडियो लाने में अच्छा लगे। तो चलिए हम लोग इसे पढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले इसे हम लोग सिंपल शब्दों में समझते हैं, ये क्या होता है ब्रोंकियोआइटिस। ये ब्रोंकियो होते हैं यानी कि सांस की नली को असामान्य रूप से फैला देती है, यानी कि फैल जाती है। ठीक है, वो और वापस फिर से नॉर्मल नहीं हो पाती, उसे हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियोआइटिस, जो कि ऊपर हम लोग देखे हैं। इसी को एम्फाइसीमिया से पढ़े हम लोग। ठीक है, देखो अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि प्रेजेंसेस एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ ब्रोंकियाटिस। इसका मैथो मतलब मैकेनिज्म और पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। सोचो कि मतलब कि सबसे पहले इसे हम लोग समझ लेते हैं। सोचो कि एक पाइप है, ये एक पाइप है, ठीक है, एक पाइप है और पाइप पहले से नॉर्मल था। ठीक है, ये नॉर्मल है, गुड, वेल एंड गुड। बार बार इसे डैमेज किया जा रहा है, बार बार इसे तोड़ा और जोड़ा जा रहा है, बार बार इसे तोड़ा और जोड़ा जा रहा है। अब जब वो परमानेंटली चौड़ा हो जाता है और ढीला हो जाता है, यानी कि ऐसे फैल जाता है। ठीक है, ऐसे फैल जाता है। अभी इसको क्या हुआ कि ये नॉर्मल था और अपने साइज में था, बट क्या हुआ कुछ समय में ये
वापस फैल रहा है और सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है। ठीक है, जब इसे तोड़ा और जोड़ा जा रहा है तो वो परमानेंटली चौड़ा और ढीला हो गया, यानी कि ये पाइप फैला का फैला रह गया। अब उसके अंदर गंदगी, म्यूकस जमा होने लगेंगी। अब ये ऐसे फैल गया तो इसके अंदर म्यूकस, डस्ट सब क्या होगा, इकट्ठा होगा भैया, कि स्पेस मिल गया सारी चीजों के लिए। इसे ही हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियोलाइटिस। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग ब्रोंकियोलाइटिस। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी हम लोग देख लेते हैं। पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या है, क्रोनिकल इन्फ्लामेशन। ठीक है, डी स्ट्रक्चर ऑफ इलास्टिक एंड म्यूकुलरस component of a bronchitic valves permanently de-elasticity and lose of a clearing function। ठीक है, देखो शुरुआत में क्या होता है, क्रोनिकल इन्फेक्शन होता है, जिसके इन्फेक्शन से क्या होता है, समझो कि इन्फेक्शन कहने का मतलब कि टीबी, न्यूमोनिया या फिर रीअपर्चर ऑफ लंग्स इन्फेक्शन हो गया। तो उसके बाद क्या होता है, जब इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन से क्या होता है, ब्रोंकाइटिस का जो वाल है, ये जो इसका वाल है वो डैमेज हो जाता है और खराब हो जाता है। इससे क्या होती है, दो चीजें खराब होती है, म्यूकस लेयर और इलास्टिसिटी ऑफ टिश्यू। यानी कि म्यूकस जो यहाँ पे लेयर है ये खराब हो गई भैया, जो म्यूकस का सिक्रेशन कराती है, और इसकी इलास्टिसिटी खराब हो गई। तो देखो अब क्या हुआ, क्योंकि वाइल जो है अब वीक हो चुका है, ब्रोंकाइटिस फैल जाता है। अब क्या होता है, जब ये वीक हो गया तो इलास्टिसिटी खत्म, तो फैल गया भैया, चौड़ा हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, जब इसका डायलेशन यानी कि परमानेंट यह हो जाता है, ऐसे फैल जाता है, तो क्या होता है, जो आपकी सीलिया होती है या फिर म्यूकस होता है वो बाहर आना चालू हो जाता है। लेकिन जब ये सीलिया कम करना या फिर बंद करना चाहते हैं हम लोग, तो क्या होता है, अब जब म्यूकस बन रहे होते हैं तो क्या होता है, इसे बाहर निकालना चाहिए। जब म्यूकस बन रहा है तो बॉडी क्या करता है, उसको आउट कर देता है। पर इस कंडीशन में क्या होगा कि म्यूकस अंदर जमा होने लग जाएगा, क्योंकि भैया यहाँ पे स्पेस मिल गया है, आपकी जो ब्रोंकाइटिस है वो फैल चुकी है, उसमें जमा होने लगेगा भैया। क्यों निकलेगा, नैरो था तो भैया इसे बॉडी जो है आउट कर देती थी, बट उसमें स्पेस नहीं था, इसमें स्पेस है तो बॉडी जमा कर रही है। ठीक है, अब इसके कारण क्या होगा, बैक्टीरियल ग्रो होंगे, यानी कि बैक्टीरिया ग्रो होंगे, जिसके कारण वायरसेस साइकिल चलेंगे। अब साइकिल शुरू हो चुका है, इन्फेक्शन, डैमेज, डायलेशन, म्यूकसन, इन्फेक्शन। अब बार बार यही होगा, इन्फेक्शन, ठीक है, डैमेज, और उसके बाद से डायलेशन। ठीक है, डायलेशन, उसके बाद से म्यूकस, और उसके बाद से इन्फेक्शन, फिर से वही सर्कल ये चालू हो गया, ये साइकिल चालू हो जाता है। ठीक है, अब इसका क्लिनिकल फीचर क्या है, क्लिनिकल फीचर समझो। ठीक है, क्लिनिकल फीचर है इसका, क्रोनिकल प्रोडक्शन कफ विथ अ कोस्पिन एंड अ स्वेलिंग एंड अ प्यूरल सिप्टम। हमेशा कफ रहता है और बहुत ज्यादा स्पुक्टम आता है। स्पुक्टम मतलब कि वो समझो कि कफ का ही बलगम है। ठीक है, उसके बाद से आपका आता है क्या, हेम्पो हेम्पोथेसिस हेम्पोथेसिस हेम्पो हेम्पोथेसिस मतलब कि कॉमनली ड्यू टू डैमेज ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये क्यों होता है, अब खून आना चालू हो जाएगा, मतलब कि आपके लंग से जब खांसी आएगी तो उसके साथ खून आना चालू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब ये साइकिल चल रहा है तो भैया ये तो यही नहीं करना एक ही जगह घूमेगा, अब ये क्या करेगा, हमारे ब्लड वेसल्स को डैमेज करना चालू कर देगा। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। आगे क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपर एयरवे। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपर एयरवे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपर एयरवे, यानी कि कुछ ऊपर वाले चीज, मतलब ऊपर वाले एयरवे में कुछ चीजें फंस जाती है। क्या बोल रहा है ये, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपर एयरवे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है उसे हम लोग जान लेते हैं एक बार अच्छे से। तो देखो, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है, हमारी बॉडी में ऊपर वाले एयरवे में क्या होता है कि कौन कौन सी चीजें होती है। सबसे पहले देखो, ट्रेकिया, लेरिंग्स, फेरिंग्स, और वेरी डेंजरस बिकॉज इट इज मेनली ऑफ अ हाई वे ऑफ एयरवे। समझो, ये अपर एयरवे है। अपर एयरवे में क्या आता है, हमारा पहले नोज आता है, ठीक है, उसके बाद से हमारा फेरिंग्स आता है, उसके बाद से हमारा लेरिंग्स आता है, उसके बाद से हमारा ट्रेकिया आता है। ठीक है, ये अपर एयरवे में आते हैं। अब अपर एयरवे में आते हैं, अगर ये ही कहीं ब्लॉक हो जाए या फिर इसमें रुकावट आए तो क्या होगा, अगर यही कहीं ब्लॉक हो जाए या फिर इसमें रुकावट आए तो हवा लंग्स तक पहुंचेगी ही नहीं भैया। और ये क्या है, ये मेन हाईवे है, मेन कनेक्टिविटी है एयरवे का। ठीक है, ठीक है, और यही ब्लॉक हो जाए तो इससे अपर वे एयरवे स्ट्रक हो जाएगा। तो सोचो, अगर तुम
एक पाइप से हवा भेज रहे हो, अगर वो पाइप ही उस मतलब कि समझो कि एक पाइप से तुम हवा भेज रहे हो शरीर के अंदर, और वो पाइप ही क्या हो, दब जाए और क्या हो, ऐसे नैरो हो जाए और आगे हवा पास ही ना हो। ठीक है, ऐसे ये नैरो हो गया और एयर यहाँ से जा ही नहीं पा रहा है। जब एयर आगे जाएगा ही नहीं लंग्स में, तो भैया लंग्स क्या करेगा, और जब समझो कि तुम्हारा ऑक्सीजन ही हम बंद कर देंगे तो तुम क्या ही कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है कोई चीजें फंस जाती है। अब इसका कॉमन कॉज क्या होता है, फॉरेन बॉडी एस्पिरेंट का है। फॉरेन बॉडी मतलब फॉरेन बॉडी, बाहर से कोई चीजें अटक जाए हमारे पाइप के अंदर, कहा लैरिंग्स में अटक जाए, फेरिंग्स में अटक जाए, ट्रेकिया में अटक जाए, कहीं पर भी। कौन कौन सी, क्वाइंस, फूड इन अ किड्स। देखो क्या 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 होता है, कभी कभी छोटे बच्चे जो होते हैं वो ऐसे क्वाइन को क्या करते हैं, निगल जाते हैं, और वो आगे जाके ट्रेकिया, लैरिंग्स या फेरिंग में कहीं ना कहीं पे ये ऐसे क्या होती है, उसको ब्लॉक कर देती है। जब ऐसे ही ये आपका पाइप ब्लॉक होगा, जब ये एयर में पाइप ब्लॉक होगा तो क्या होगा, एयर में जब पाइप ब्लॉक होगा तो आपका एयर का आगे सप्लाई जाएगा ही नहीं। तो पहला कारण क्वाइन हो गया। दूसरा कारण मतलब कि बच्चों में देखा जाता है कि खाना अटक जाते हैं, उसके बाद से आ जाता है आपका लेरिंजिको एडिमा। यानी कि लेरिंजिको एडिमा क्या होता है, ठीक है, लेरिंजिको एडिमा क्या होता है, इसमें मतलब कि सूजन आ जाती है हमारे लेनिंजिको में। ठीक है, उसके बाद से आता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन यानी कि इन्फेक्शन तो पड़ी ली ऊपर, जबकि म्यूकस एक जगह इकट्ठा होना चालू हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ स्लीप एपनिया। ठीक है, सोते टाइम पे कुछ अटक गया, उसे बोलते हैं हम लोग स्लीप एपनिया। ठीक है, और उसके बाद से क्लिनिकल सिम्टम, हाई हाई पिच ऑफ अ हैरिस साउंड ड्यूरिंग, ठीक है, इंस्पिरेशन ऑफ मेडिकल इमरजेंसी यूज मतलब कि ऐसा कैसा है तो हम लोग क्या करेंगे, मेडिकल इमरजेंसी का यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, ये होता है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, मेडिकल इमरजेंसी का यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, यूज ऑफ अ एक्रोसिस म्यूकस एंड अ रिट्रैक्शन। ठीक है, रिट्रैक्शन मतलब कि वापस सारी वो जो चीजें फंसी उसे वापस निकालने की कोशिश करेंगे। इनेबिलिटी टू स्पीक और अ कॉफ। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि जो सामने वाला पेशेंट है देखेंगे कि अगर वो इनेबल है किस चीज में, बोलने में या फिर कफ बाहर निकालने में, तो उसे क्या करेंगे, वो समझेंगे कि वो कंप्लीटली ब्लॉक हो चुका है एयर पे, उसे हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे साइटिसिस ऑफ अ फेब्रोसिस। ठीक है, फेब्रोसिस इसका पैथोलॉजी क्या है और सारी चीजें क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपकी सीटोफेरेसिस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे आपकी क्या ये सीटो सीटोसिस फाइब्रोसिस होती क्या है। ठीक है, तो इसे हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो इसे हम लोग सबसे पहले सिंपल शब्दों में समझेंगे, फिर इसके बाद से यहाँ पे किताबी ज्ञान पे आएंगे। तो सिसोफ्रेसिस क्या होता है, यह एक जेनेटिकल यानी कि जन्म से होने वाली बीमारी है। ठीक है, ये मतलब कि समझो कि बच्चे को कुछ हुआ नहीं है, बट उसके पेरेंट्स को हुआ होगा या फिर उसके खानदान में किसी को हुआ होगा, तो ये जेनेटिकल बीमारी हो गई। इसमें क्या होता है, बॉडी का जो म्यूकस यानी कि कफ है वो बहुत ज्यादा थिक हो जाता है, यानी कि गाढ़ा हो जाता है, और स्टिकी हो जाता है यानी कि चिपचिपा हो जाता है। सोचो अगर जो नॉर्मल म्यूकस पानी जैसा है, लेकिन सी एफ में जो म्यूकस बनता है वो गोंद जैसा होगा, इतना का डिफरेंट आ जाता है। देखो अब यहाँ पे ये भी लिखा है, ऑटोसोमल रिसीविंग ऑफ जेनेटिकल डिसऑर्डर अफेक्टेड बाय अ एक्सक्राइन ग्लैंड। ठीक है, ऐसे होता है। इससे कारण क्या होता है, ब्लॉकेज होते हैं या लंग्स में होता है। ठीक है, अब देखो इसका असली कारण क्या है, मैकेनिज्म में जाने से पहले कॉज देख लेते हैं। इसका असली कारण क्या है, यह जेनेटिकल मतलब कि ये जीन नॉर्मली होता है, उसके कारण ये जेनेटिकली कारण हो सकता है। ठीक है, और देखो वाटर के साथ इसे हम लोग क्या करते हैं, सक करते हैं और प्रोलाइसिस से बाहर निकालते हैं, म्यूकस को पतला किया जाता है जिसके कारण। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, यानी कि पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, जीन खराब होता है तब होता है क्लोरोफोर ट्रांसपोर्ट गड़बड़ा जाता है। ठीक है, वाटर म्यूकस में नहीं होता है। ठीक है, म्यूकस जो है वो ड्राई होता है, थिक होता है, मोटा होता है, जो कि चिपचिपा होता है, अंदर हवा जाने से रोकता है। ठीक है, और उसके बाद से ये क्या करता है, जब हवा जाने से रोकेगा, गाढ़ा होगा, चिपचिपा होगा, तो क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। जब इन्फेक्शन होगा तो लंग डैमेज होगा, सिंपल सी बात है। जब लंग डैमेज होगा तो भैया तो इन्फेक्शन हो गया, लंग डैमेज होगी, तो फिर आगे बात ही क्या करनी है, बॉडी के दूसरे पार्ट पे असर पड़ेगा इसका। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लेते हैं माल, देखो म्यूचुएशन ऑफ अ सी एफ टी आर। ठीक है,
and cytophoresis transmembranes are a constituents of regulatory definition of a chloride and a chloride ion transport of across of epithelium cell and cell can't pump a chloride out water follow a sodium ions inside staying in a mucus result of exocrine secretion because of abnormal thick and dehydrated impact multiple system lungs pancreas GI tract and sweat gland ये सबको डैमेज कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं इसका क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर यानी कि फोकस क्या होगा, रेस्पिरेटरी इम्पैक्ट, थिक म्यूकस प्लग एयरवे, ठीक है, एयरवे को ब्लॉक कर देगा जो मोटा म्यूकस होगा। ठीक है, उसके बाद से क्रोनिकल कोलोनाइजेशन ऑफ अ बैक्टीरिया, मतलब कि ब्लॉक होगा तो भैया इन्फेक्शन होगा ही होगा। लीड टू अ क्रोनिकल ब्रोंकाइटिस ब्रोंकियोटिस एंड इवेंचुअली रिस्क ऑफ फेलियर। ठीक है, यानी कि रेस्पिरेटरी का फेलियर भी हो सकता है। ठीक है, ये नहीं है कि भैया कि इसके कारण केवल एक ही चीज होगी, उससे बहुत सारी चीज होगी। अब जीआई ट्रैक में देखते हैं क्या क्या आएगा। पेनक्रियाज डक्ट आर ब्लॉक, पेनक्रियाज का जो डक्ट है उसके कारण ब्लॉक हो जाएगा मोटे थिक और म्यूकस के कारण, जिससे क्या होगा, लॉक्ड और डाइजेशन, मतलब कि डाइजेशन रुक जाएगा, एंजाइम नहीं बनेगा तो डाइजेशन के यहाँ से होगा। साल्ट स्वेट ग्लैंड आर ब्लॉक, ये भी ब्लॉक्ड हो जाएगा भैया सारी चीजें। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं इंस्टेस्टाइनल लंग्स डिजीज। ठीक है, इंस्टेस्टाइनल लंग्स डिजीज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर कॉजिंग अ प्रोंगलोटिड एंड फाइब्रोसिस लंग्स टिश्यू बिटवीन द एयर सेक एंड एयर सेक। ठीक है, अब ये क्या है, ये हमारा है इंटरस्टाइनल स्टाइनल लंग डिजीज। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, इसे हम लोग सबसे पहले सिंपल शब्दों में समझते हैं। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में समझने के लिए हम लोग अपना एक भाषा का यूज करते हैं। तो देखो, ये जो इंस्टाइनल लंग डिजीज होता है, ये हमारे लंग्स में छोटे छोटे एयरवे जो सेक होते हैं यानी एल्वोलाई, और इन्हीं के बीच एक पतली सी लेयर होती है जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियम। ठीक है, यह इंटरस्टिशियम मोटी हो जाती है और सख्त हो जाती है, फाइबर सिस से हो जाता है, जैसे फाइबरसिस की तरह फाइबरसिस से हो जाता है ये, जिससे लंग्स का जो शिफ्ट है यानी कि कठोर हो जाता है। ये जो आपकी एल्वोलाई थी, इसमें क्या होता है, एक वाल पाया जाता है, जिस वाल का नाम है आपका, उस वाल का नाम है हमारा इंटरस्टिशियम। ये क्या होता है, ये हार्ड हो जाता है, इंटरस्टिमल हार्ड हो जाता है, ये इंटरस्टिमल हार्ड हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारा लंग्स है वो कठोर हो जाता है यानी कि हार्ड हो जाता है। सिंपल शब्दों में समझो, लंग्स जो है नॉर्मल है, वो सॉफ्ट है बिल्कुल स्पॉन्ज की तरह, दबाओ तो बिल्कुल समझो कि सॉफ्ट सॉफ्ट होता है ग्लूगुल। और ये क्या होता है, अब इस डिजीज में क्या होता है, ये जो लंग्स होता है पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, शुरुआत में क्या होता है, डस्ट और केमिकल और ऑटो इम्यून डिजीज के कारण और इन्फेक्शन के कारण यहाँ पे लंग्स की जो इंस्टेटेशियल, मतलब की जो वाल होती है वो डैमेज कर जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन होती है और बॉडी रिएक्ट करता है, और जिसके कारण क्या होती है, सेल में स्वेलिंग आती है, फाइब्रोसिस होता है। फाइब्रोसिस होने के कारण क्या होता है, जो हमारी वाल है वो इंजर्ड इम्प्लांट, मतलब कि इंजर्ड हो गई, इन्फ्लामेशन आ गया, लेकिन उसकी नॉर्मल टिश्यू जो है वो बिल्कुल ठीक थी, अब यहाँ पे क्या होगा, हार्ड हो जाएगा। यही चीज है, गैस एक्सचेंज बंद हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पे आज का टॉपिक होता है इन, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।